नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सवाल 10 बजे। क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर अब नया टकराव शुरू हो चुका है? क्या ईरान ऐसा कानून लाने जा रहा है जो अमेरिका और इजरायल के जहाजों के लिए हॉर्मुज के दरवाजे बंद कर दे? और ईरान की एक संसदीय समिति उस शुरुआती बिल की समीक्षा कर रही है जिसमें अमेरिका, इजरायल और अन्य दुश्मन देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से रोकने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। सिर्फ रोक ही नहीं, प्रस्तावित नियम तोड़ने वाले जहाजों पर कार्गो की कीमत का 20% तक जुर्माना लगाने की बात भी सामने आई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ टकराव जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग दिख रही है। युद्ध को करीब 160 दिन हो चुके हैं और अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। और इस बीच ईरान ओमान बातचीत, हॉर्मुज पर संभावित नियंत्रण व्यवस्था और अमेरिका की खुला समुद्री रास्ता नीति ने इस विवाद को और बड़ा बना दिया है। तो क्या ईरान हॉर्मुज को रणनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव है या समुद्री ताकत का नया खेल? और अगर दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता विवादों में घिरा तो भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ जलडमरू मध्य नहीं है, दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी है। तो ऐसे में क्या कुछ फैसला आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, इसको लेकर सभी देशों की चिंता बनी हुई है। लेकिन हॉर्मुज पर जिस तरह से ईरान का ये बड़ा दांव देखने को मिल रहा है, इससे में कई सवाल अब उठने लगे हैं। तो यूएस इजरायल जहाजों पर रोक का प्रस्ताव, ईरानी संसदीय समिति अब इसकी समीक्षा कर रही है। नियम तोड़ने पर 20% तक जुर्माने की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। वहीं समझिए कि क्या बंद होगा दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है बड़ा तेल कारोबार तो उसका एक बड़ा और व्यापक असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जिस तरह से ईरान बनाम अमेरिका का ये पूरा मामला चल रहा है और ऐसे में समुद्र में नई रणनीति भी देखने को मिल रही है। तो हॉर्मुज कंट्रोल पर ईरान ओमान बातचीत अमेरिका चाहता है और साथ ही साथ समुद्री रास्ता खुला रहे, ये भी अमेरिका की इच्छा है। तो टोल और प्रतिबंधों पर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस रास्ते को निकलता हो हम देखेंगे। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मुज अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ईरान पर चौक पॉइंट बनाने की कोशिश का आरोप, तो अगले 2 साल में हॉर्मुज का महत्व घट जाएगा, ये अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं। तो 50 से 70% ऊर्जा अब समुद्र नहीं जमीन के रास्ते जाया करेगी। स्कॉट बेसेंट का ये बड़ा बयान और बहुत हद तक उन्होंने एक आकलन कर दिया है भविष्य क्या होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और ईरान किस तरह से इसे चौक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। In a doomsday sort of way, I would say it in another way. The strait is never going back to the way it was because the Iranians have used or tried to use it as a choke point. What we are going to see over the next 2 years, the strait's going to become irrelevant. It is going to become just another body of water. वहीं आपको एक और बड़ा बयान बता दें, ईरान पर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बयान दिया है और ईरान की आर्थिक गर्दन जकड़ रखी है, स्कॉट बेसेंट का कहना है। खाद्य कीमतों में 150 से 180% बढ़ोतरी का अमेरिकी दावा। तो ईरान सैनिकों को वेतन देने में भी मुश्किल में है, ये स्कॉट बेसेंट दावा कर रहे हैं। आज या कल समझौता हो सकता है, ऊर्जा कीमतें घटने की उम्मीद है। बेसेंट ये बड़ा दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईरान की स्थिति का आकलन वो कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। A big portion of their missiles, more importantly, their missile production. On the economic side, we have them by the throat, and they've got 150, 180% food inflation, not able to pay the troops. So I think shortly, maybe even today, tomorrow, we are going to see an agreement. A big portion of their missiles, more importantly, their missile production. On the economic side, we have them by the throat, and
और इसी पर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। क्या वाकई यही स्थिति ईरान में बनती हुई दिखाई दे रही है? इसी को लेकर हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साही जी हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अब उम्मीदें ये लग रही हैं क्या ईरान के लिए कोई और रास्ता बचा है, नहीं बचा है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वाकई कोई रणनीति अब तैयार करता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है? सबसे पहले हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी का। डॉक्टर राम, आपसे सर हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि यहाँ पर ईरान के पास अब पैसे नहीं बचे हैं, सैनिकों को देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, ये कितना सही है, आप क्या मानते हैं? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है सर, बोलिए। 5 महीने से ज्यादा समय होने के बाद भी वहां पर स्थिति अभी भी बड़ी नाजुक बनी हुई है, और ये निश्चित मानकर चलिए अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो भविष्य क्या होगा ये आज की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात अपनी जगह सही है, अमेरिका ने अपने वहां पर कमांडोज को ट्रूप्स को जमीन पर उतारने से उसकी मजबूरी है, वो नहीं उतार सकता, नहीं तो बड़ी क्षति होगी, क्योंकि ईरान के IRGC के जो जवान हैं वो गुरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर हैं, और यही एक कारण है कि बहुत अधिक मात्रा में कमांडोज की मृत्यु होगी। इसलिए अमेरिका पीछे हट रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि कतार और इन सब का सहयोग लेकर ओमान और ईरान के बीच में समझौता हो जाए, और वो वहां पर एक निश्चित मार्ग के ऊपर जहाजों का आवाजाही करें। आज की तारीख में 1500 से अधिक जहाज जो हैं वहां फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, और निश्चित रूप से 2 साल बाद इसका रास्ता निकल ही आएगा। जमीन के ऊपर पाइप डालकर वहां से तेल की सप्लाई कर देंगे, लेकिन 2 साल तक तो ये काफी संकट का स्तर रहेगा। अभी जो है अमेरिका ने एक और एक्शन लिया है, ईरान की करीब 6 जो ये आपकी क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाली एजेंसीज हैं और कुछ लोग हैं, उनमें 2 खास महत्वपूर्ण हैं, उन पर उन्होंने बंदिश लगा दी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ईरान जो है डॉलर को दूसरे करेंसी में चेंज कर रहा था, ऐसे समाचार मिले हैं। ऐसे ही UBS जो आपका स्विट्जरलैंड का बैंक है, उस पर भी करीब $125 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है, इसलिए कि वो जो है गलत तरीके से इस तरह का आर्थिक व्यापार कर रहा था ईरान के साथ। तो निश्चित रूप से अब अमेरिका ने कह दिया अगर ओमान और ईरान के बीच में समझौता हो जाता है तो जो ब्लॉकेड अभी बना हुआ है उसको वो हटा देगा, क्योंकि उसके कारण वहां पर ईरान में इस समय खाद्य पदार्थ जो है 150-200% तक बढ़ चुके हैं, और वहां पर एक तरह से आर्थिक स्थिति डामाडोल होती नजर आ रही है। और शायद राम सर ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि ईरान की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में शायद यही वजह है कि वहाँ की संसदीय समिति तैयारी कर रही है कि होर्मुज को लेकर एक तरह से एक नया दांव जो है यहाँ पर चला जा रहा है। कुल मिलाकर कि आशीष सर, होर्मुज पर पूरा कब्जा ईरान का रहे, इसकी तैयारी की जा रही है, और ये कितना जरूरी है इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं ईरान के पास बहुत ही ज्यादा परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आर्थिक तौर पर, और कुल मिलाकर अब उसके पास एक ऑप्शन यही बचता है। कितना आगे वो बढ़ पाएगा और उसका क्या इम्पैक्ट अमेरिका पर देखने को पड़ेगा? जैन गीतू, ये इन दोनों चीजों में डिस्कनेक्ट है। अगर ये फैक्ट है कि ईरान की स्थिति खराब हो रही है इकोनॉमिकली भी, मिलिट्रीली भी, तो वो जो ओमान के साथ बातें कर रहे हैं वो उसके सपोर्ट में नहीं है, वो तो उसके ऑपोजिट जा रहा है। क्योंकि अगर ओमान और ईरान जिस MOU की बात कर रहे हैं वो पब्लिश कर देते हैं, हालांकि वो 3 दिन से कह रहे हैं कि आज करने वाले हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट ओके। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ईरान की, उसने उसको प्रोबेबली रोक रखा है। आज 3रा दिन हो गया जब वो कह रहे हैं कि हम इसको क्लियर करने वाले। इसके साथ के साथ IRGC ने बड़ा क्लियरली बोला था कि ये MOU बिटवीन ईरान एंड ओमान रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ हॉर्मुज, ये अभी अप्लाई नहीं होगा जब तक अमेरिकन नाकेबंदी नहीं हटा ली जाएगी। तो ये हॉर्मुज के बारे में IRGC की एक टीम जिस तरह से ईरानियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके, ओमान को प्रेशराइज करके, और वो जो एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं जिसकी काफी डिटेल्स अब उपलब्ध हैं, जिसमें लिखा हुआ है एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, चार्जेस होंगे, सर्विस चार्जेस होंगे मिसलेनियस टाइप के,
ये एग्जैक्ट वायलेशन है उस एमओयू का जो ईरान और अमेरिका ने कर रखा था कि हॉर्मुज विल बी फ्री ऑफ एनी इंटरफेरेंस एटलीस्ट फॉर 60 डेज। उसके बाद डील का हिस्सा करने की बात थी कि उसके बाद हम देखेंगे व्हाट नेक्स्ट। तो ये डायरेक्ट वायलेशन है एंड दिस विल अट्रैक्ट मोर पेनिटिव एक्शन। ट्रंप के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी उनको फुट ऑन ग्राउंड करने में पुटिंग अमेरिकन लाइव्स इन हार्म्स वे, जो कि उसके एकदम खिलाफ हैं। लेकिन पेंटागन को जो सजेशन दे रहे हैं डैन केन, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ जॉइंट स्टाफ, कि एयर पावर हैज इट्स लिमिटेशंस। आप सिर्फ बम्बार्डमेंट करते रहेंगे ईरान के ऊपर, इससे ईरानियन मिलिट्री और उनके अंडरग्राउंड मिलिट्री इंफ्रा एंड स्टॉक पाइल्स को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो थोड़े थोड़े समय पर उसको निकालते रहेंगे, गल्फ में हमले करते रहेंगे, अब गल्फ कंट्रीज में यूएस बेसेस को खराब करते रहेंगे। तो दे हैव रीच्ड अ जंक्शन जहां उनको डिसीजन लेना है, और इसी वजह से ये डिले हो रहा है। ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं कि हमारी बातें हो रही हैं, ईरान लगातार कह रहा है कि हम कोई बात नहीं कर रहे हैं अमेरिका से, और इसके साथ के साथ ईरान एक सेल्फ डैमेजिंग प्रोटोकॉल स्टैब्लिश करने में लगा हुआ है, विच विल अट्रैक्ट सम पनिशमेंट फ्रॉम यूएसए। जी बिल्कुल। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा इस खबर से रूबरू करा देते हैं। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम लीडर मुस्तफा पर ये बहुत बड़ी जानकारी जो अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। मुस्तफा खामेनेई की हालत बेहद गंभीर है, सीक्रेट अस्पताल में मुस्तफा का इलाज जारी है। कैबिनेट के हवाले से ईरान वायर की खबर है, कभी भी आ सकती है मुस्तफा की मौत की खबर। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, और ऐसे में हलचल काफी तेज होते हुए अगर ये खबर वाकई पूरी तरह से सही है, सुप्रीम लीडर मुस्तफा पर बहुत बड़ी जानकारी की हालत बेहद गंभीर हो गई है उनकी, और यहाँ पर आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। और कैबिनेट के हवाले से ईरान वायर की खबर मानी जा रही है कि यहाँ पर मुस्तफा की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब है, मौत तक की खबर सामने आ सकती है। और कैप्टन श्याम कुमार सर, आपसे मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगी, वाकई ये संभव है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि मुस्तफा को तो पूरी सिक्योरिटी के साथ रखा गया है। धन्यवाद गीतू, जय हिंद, शलो वरुणा। जय हिंद सर। शुरुआत से हम जान रहे हैं कि उनके फादर की मृत्यु के बाद से लगातार इनकी भी हालत जो थी कभी सामने नहीं आए और हमेशा पर्दे के पीछे रहे। फ्यूनरल क्रिमेशन के दौरान भी बेटे का उपस्थित नहीं होना, ये बहुत क्लियर है कि वो काफी एक शारीरिक रूप से काफी अक्षम है, और हो सकता है बहुत ज्यादा अक्षम हो और ये मीडिया के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से ये उसको बताना चाहते हो, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई फिजिकल एविडेंस उनके प्रेजेंस का नहीं आया जब से वो घायल हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि आज न कल शायद उनकी मृत्यु संभव है, क्योंकि जैसी बातें की जा रही। तो ये एक मीडिया के बयान से ही हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी एविडेंसेस इसका नहीं मिला, और वो जो भी वीडियो जारी किए गए बहुत ही वो डाउटफुल थे, इसलिए ये कह सकते हैं आप। अब मैं बात करूंगा, क्योंकि ये एक तरह से गेस वर्क है, इसलिए इस पे ज्यादा कुछ बयान कहना मुश्किल है, और एक न्यूज है ये। और बात करूंगा मैं जो आकलन की, जो आपका प्रश्न चल रहा था पहले से, और जिसपे हमारे को पैनलिस्ट ने वस्तु स्थिति का जो की चर्चा की कि आज स्थिति क्या है, मैं उसके आगे का आकलन करने की कोशिश करता हूं। ट्रेजरी सेक्रेटरी का जो बयान है स्कॉट बेंस का, उसको देखिए, और ईरान का कहना कि हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करते, इसको समझिए, और अमेरिका का कहना कि लगातार हम ईरान से बात कर रहे हैं, इसको समझिए। 3 बातें। चौथी बात, यूएसए का कहना कि कोई भी इंपेडिमेंट हमको नहीं चाहिए ईरान और ईरान के एमओयू के बाद। 5वीं बात, ब्लॉकेड तभी हटेगा जब ये कार्रवाई शुरू होगी। 6ठी बात, ईरान का कहना पहले ब्लॉकेड हटाओ तब हमारा एमओयू कार्यान्वित होगा। 7वीं बात, ओमान लगातार अमेरिका को मदद कर रहा है, वो जीसीसी का सदस्य है, और आपको मान के चलिए वो अमेरिका के पहलू में है। क्यों डिले किया जा रहा है बार बार, क्यों एमओयू टूटता है, क्यों ओमान इस तरह की बातें करता है, क्यों ये मेक्का एग्रीमेंट हुआ है, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया एक साथ कैसे आ गए? पहले पाकिस्तान और सऊदी अरबिया, उसके बाद अब टर्की। क्या टर्की ही उस एरिया का, पाकिस्तान ही उस एरिया का, सऊदी ही उस एरिया का खलीफा रहना चाहता है? और ये तीनों मिलके समझते हैं कि ईरान को खलीफा तो बनने देना ही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, भले वो किसी तरह का मीडिएशन कर ले, समर्थन कर ले, बातें कर ले, पर ये जो एग्रीमेंट दिखाता है ये कुछ और कहता है। लास्ट पॉइंट मैं कहता हूं, ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयान सुनिए बड़े ध्यान से। वो कहते हैं कि आज न कल हॉर्मुज का महत्व खत्म हो जाएगा। ये आज की बयान है, आप ही के स्क्रीन से मैं कह रहा हूं, और ऑल्टरनेट रूट्स बन जाएंगे जो धीरे धीरे बन रहे हैं समय रहते हुए। तो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो रही है। अगर हॉर्मुज ऐसे रह गया
आपने लगा भी दिया टोल टैक्स, वैसे तो कभी होगा नहीं, मेरा मानना पहले दिन से है। जिस दिन से वॉर शुरू हुई है मार्च के 7 तारीख से मैं यही सारी बातें कह रहा हूँ, उसी को टो कर रहा हूँ। आपके चैनल पे तो मैं लगातार कह चुका हूँ, उसी लाइन को टोकते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि अमेरिका तो गल्फ से जाएगा नहीं, पहले उसको तो वहां रहना है। एक और बात मैं जोड़ दूं, यूएस और इजराइल के शिप्स को एंट्री नहीं मिलेगी, चाइना और रशिया को फ्री मिलेगा। ये सारी बातें क्या हैं? कौन मानता है इन चीजों को? कैसे? वॉरशिप्स का क्या होगा? 5 कंट्री के वॉरशिप्स को भी विजिट बोर्ड सर्च एंड सीज करेंगे आप? ये तो सोवरेन डोमेन के लोग हैं, इन पे तो फ्लैग फ्लाई होता है कंट्री का, उनको आप इंप्यूट नहीं कर सकते, उनको वो यूनियन होते हैं इनसे, तो उनको तो आप कुछ सर्च कर ही नहीं सकते। तो ये सारे कंट्रीज की क्या नेवी खत्म हो जाएगी? ये सारे कंट्री अपने हिसाब से सच को नहीं ले पाएंगे? कौन सा एमओयू, कौन सी बात है? ओमान मदद कर रहा है, धीरे धीरे संकेत दिए जा रहे हैं, यानबू जैसे, और ये हमारा रियाद, हमारा जो एडकॉक का जो ओमान की खाड़ी में। श्याम सर, क्या ये खबर, ये जानकारी ईरान को नहीं होगी कि ओमान किस तरह से अमेरिका की मदद कर रहा है? उनको भी ये इंफॉर्मेशन होगी जरूर है, लेकिन ओमान कह रहा है कि हम साथ में तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आईजीसी को वो सारी बातें मंजूर ही नहीं है। एक तरफ से जाना, एक तरफ से आना, वस्तुस्थिति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल बातें हैं, नेवल ऑफिसर में ज्यादा और कह सकता हूँ आपको बहुत सारी चीजें। मैं लगातार पेन से आपको 2 पेन से लगातार आपके यहाँ पिछले 3 महीने से समझा रहा था 2 रूट जो अब इस्टेब्लिश होने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें मैं कह चुका हूँ, टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉकेट की चर्चा। यानी कि कैप्टन शाम आप ये कह रहे हैं सर कि एक और अल्टरनेटिव रास्ता जो है वो अब तलाशा जा रहा है। अगर होर्मुज को लेकर इतनी बात बिगड़ती है या यहाँ पर बवाल मचता है, तो दूसरा रास्ता भी तैयार हो सकता है या हो रहा है? जी बिल्कुल हो गया है। साउथ ईस्ट वेस्ट पेट्रो लाइंस खुल चुकी है आलवी से, जहां रेड सी पे फिर से अटैक किया जा रहा है, लैंड लाइंस बनाए जा रहे हैं। एडकॉक एंड एडनॉट ने ऑलरेडी ओमान से रास्ता खोल के 400 किलोमीटर का यूएई से पाइपलाइन खोल रखा है जी। अब देखिए, कस्क में ईरान ने भी कस्क में गल्फ ऑफ ओमान में डायरेक्ट पेट्रोल डालने की कोशिश की है, लेकिन वो भी ब्लॉकेट पे है अभी। ईरान भी जानता है कि कल को हॉर्मुज में प्रॉब्लम होगी, उसने भी रास्ता बनाया है। खर्क से डायरेक्ट उसकी लाइन जाती है जो अलोंग द कोस्ट जाती है, वो कस्क जो ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज के बाहर है। ये सब लोग आज से नहीं, कई दिनों से इस बात को जानते थे। ये लड़ाई ट्रंप ने नहीं शुरू की, ये लड़ाई पहले से चल रही थी, काफी तैयारियां की गई। सारी बातें मैं फिर से कह चुका हूं, वस्तुस्थिति में नहीं जा रहा हूं, आगे की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे की बात करना जरूरी भी है, भविष्य जानना जरूरी भी है, क्योंकि एक बड़ा इंपैक्ट बाकी देशों पर भी पड़ रहा है ईरान और अमेरिका के इस सो कॉल्ड जंग का। और ऐसे में राम सर, भारत को लेकर हम क्या कुछ तय कर सकते हैं? ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, इसमें भारत को लेकर अपने कदम क्या कुछ आगे बढ़ाने चाहिए? किस रणनीति पर उन्हें काम करना चाहिए? देखिए, भारत के पास तो एक ही विकल्प है, वो है कूटनीतिक, और सभी देशों से अच्छे संबंध बनाकर अभी तक उन्होंने रखे हैं। ईरान से भी हमारे डायलॉग हैं, ओमान से भी हैं, कतर से भी हैं, बहुत अच्छे हैं। अमेरिका से भी व्यापारिक दृष्टि से हमारे यहाँ कुछ मतभेद है। निश्चित रूप से यही एक कारण है, अमेरिका ने और वहाँ की सीनेट ने ये पास कर दिया है 100% टैरिफ जो है भारत पर, सिर्फ इसलिए कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। रूस से नहीं खरीदे तो कहाँ से खरीदे? आपका इतना महंगा तेल मिल रहा है और उसका ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा पड़ रहा है, अगर हमको सस्ती दर से मिल रहा है तो हम खरीदेंगे।